हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में दिल बना दे सभी लोग। कमेंट बॉक्स में दिल बना दे, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग लक्ष्य नीट बैच में पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत, एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग, मजेदार, इजी और हाईएस्ट क्वेश्चन बाय कंटेंट का रेशियो। मतलब इसमें पढ़ना कम और नीट में सवाल ज्यादा आता है। मतलब इसमें दो सवाल इस चैप्टर से कंफर्म रहते हैं, एक या दो, एक दो 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 दो, एक भी नहीं, दो दो सवाल इस चैप्टर से कंफर्म रहते हैं और 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो तो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आते हैं, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में 14 लेक्चर लगते हैं। समझ रहे हो? करंट इलेक्ट्रिसिटी में 14 लेक्चर पढ़ने के बाद 2 या 3 सवाल बनता है, 2 या 3 आ सकता है। इसमें आप मैक्सिमम 3 लेक्चर पढ़ेंगे और 3 लेक्चर में 2 सवाल आपके कंफर्म है। मैं लिख देता हूं। 2 सवाल कौन से टॉपिक से आएगा? नेचर ऑफ, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिब्रोगली वेवलेंथ। डिब्रोगली वेवलेंथ, बस ये 3 मेजर मोटा मोटा टॉपिक है और ये 3 टॉपिक कर लो, तुम्हारे 2 सवाल कंफर्म हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हो इस चैप्टर की गरिमा को कि सर इसमें 3 लेक्चर लगेगा या 3.5 या 4 लेक्चर लगेगा, लेकिन 2 सवाल आपके कंफर्म है। मतलब 8 नंबर आप यहां से लेके जाएंगे। सर वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा बचा हुआ है, हाँ मुझे पता है, ये क्लास सडन लग गई है, तो आप लोग वेव ऑप्टिक्स में जो होमवर्क दिया था करके नहीं आए होगे। 20 मिनट का कंटेंट बचा हुआ है, जो होमवर्क दिया है वही तुमको सिखाना है, वो मैं सिखा लूंगा 20 मिनट कभी भी टाइम निकाल के, कोई टेंशन नहीं है। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.25 घंटे नहीं, मतलब 1 घंटे 15 मिनट से 1 घंटे 20 मिनट पढ़ाऊंगा और और छुट्टी दे दूंगा ताकि आप कल के प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। है ना? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अपना मुंह उठा के आ जाते हो आप, है ना? मुंह उठा के आ जाते हो सर, जब मौका मिलता है तभी आ जाते हो। बेटा शुक्र गुजार मानो, थैंक्स टू बोलो कि आके पढ़ा रहा हूं। मतलब इस बैच में ऐसी जनता बहुत ज्यादा है जो पढ़ना नहीं चाहती है, कामचोर है, तभी तो अगले साल यकीन बैच इतना ज्यादा बिकता है और आप ड्रॉप लेते हो। बुरा मत मानना, शायद बोलने से आप को बुरा लग सकता है, लेकिन आप ही हैं वो जो कामचोरी करते करते 11th खराब कर लिया। और आप भी कामचोरी कर रहे हो, नोट्स का बैकलॉग है, चैप्टर का बैकलॉग है। इस कामचोरी करते करते बेटा आप सेलेक्ट भी नहीं हो पाओगे और सिलेक्शन के लिए अगले साल ड्रॉप करोगे, फिर भी नहीं हो पाओगे, फिर 2-3 साल लग जाएगा। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन यही आपकी सच्चाई है। और आप बोलोगे मुझे कि सर आप झूठ बोलते हो, लेक्चर का ड्यूरेशन जितना कहते हो उससे ज्यादा ही ले लेते हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो काम तुमको पसंद है, जब तुम उसको करने जाते हो तो टाइम का अंदाजा लगता है तुम्हें? टाइम का बोझ, टाइम का प्रेशर लगता है तुम्हारे मन पे, तुम्हारे दिल पे, तुम्हारे दिमाग पे? बताओ। जैसे तुमको सोना पसंद है, तो क्या सोते सोते टाइम का अंदाजा लगता है? जैसे तुम्हें टीवी देखना पसंद है, या मोबाइल चलाना पसंद है, या क्रिकेट खेलना पसंद है, या म्यूजिक सुनना पसंद है, क्या तुमको टाइम का अंदाजा लगता है कि टाइम फटाक से कब निकल जाता है तुमको पता नहीं चलता? उस काम को करने में जो तुमको बहुत मजा देता हो, जो तुम्हें इंटरेस्ट हो, जिस काम में, जो काम को करने में तुमको एकदम फन आता हो और तुम काम को करके रिलैक्स हो जाते हो, काम को करके तुम्हें एक्साइटमेंट मिलता है, काम को करके तुमको मजा आता है, जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसको करके, क्रिकेट खेलना तुम्हारा फेवरेट चीज हो सकता है, क्या उसको करके तुम्हें टाइम का पता चलता है? हाँ या ना? नहीं पता चलता। वैसे बेटा मुझे भी नहीं पता चलता, मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, मुझे भी पता नहीं चलता। और सच में मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरे लिए काम नहीं है, मेरे लिए काम नहीं। अगर काम समझ के पढ़ाता तो शायद मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाता। मेरा मन करता है पढ़ाने का,
बाय डिफॉल्ट मैं खड़ा हो जाऊंगा 10 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे पढ़ाता चला जाऊंगा। यहां पे कंटेंट है, 50 घंटे का कंटेंट यहां पे भरा पड़ा है। लिखता चला जाऊंगा, पढ़ाता चला जाऊंगा, क्वेश्चन लिखता चला जाऊंगा। कब पूरा 11th खत्म हो जाएगा, कब रोटेशन, कब एसएचएम, कब वेव, कब इलेक्ट्रोस्टैट, कब मैग्नेटिज्म, कब ईएमआई, कब एसी, कब रे ऑप्टिक्स, कब मॉडर्न, कब न्यूक्लियस, कब सेमीकंडक्टर खत्म हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। अब आपको लगेगा सर मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है ना पढ़ने में, इसीलिए आपको बोझ लगता है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो बस एक ही रास्ता है, आप चाहे या ना चाहे इंटरेस्ट पैदा करिए। जब क्वेश्चन आपसे हो जाता है एक्साइटमेंट पैदा करिए। जब आप 2 सवाल सही कर लेते हो अपने आप को अप्रिशिएट करिए। नहीं होता है अपने आप को सपोर्ट करिए, खुश होइए, इन्वॉल्व होइए, तभी आप बड़े आसानी से चीजों को कर लेंगे, आपको बोझ नहीं लगेगा। पता है आपको बोझ क्यों लगता है, टाइम आपको बहुत ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है। अब 2 लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आप ही के बैच में से 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। एक आदमी ऐसा है जिसको पढ़ने में मजा आता है, क्वेश्चन सॉल्व करके उसको एक अलग ही किक मिलता है, और एक है जो कर रहा है। सिलेक्शन किसका होगा? उसी का होगा जिसका इंटरेस्ट है, क्योंकि उससे कब कितने सवाल होते चले जाएंगे उसको अंदाजा नहीं लगेगा। सारा गेम साइकोलॉजी का है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो, मैं मान सकता हूं, कम से कम 6 महीने के लिए इसमें इंटरेस्ट पैदा करो, तभी ये काम तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा, इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तुम करते जाओगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो तो अपने अंदर से इंटरेस्ट पैदा करो, बाय फोर्स पैदा करो। या एक और तरीका है, नीड को समझो। तुमको डॉक्टर बनना ही क्यों है? क्यों ही डॉक्टर बनना है? कोई रीजन होगा, उस रीजन को बहुत स्ट्रांगली अपने अंदर मैनिफेस्ट करो कि मुझे बनना ही है, चाहे फैमिली के हालात की वजह से, या तुम्हारा इंटरेस्ट है, या पेरेंट्स का, या कुछ भी है, अपने अंदर पैदा करो, रीजन ढूंढो। और वो रीजन इतना स्ट्रांग होना कि जब भी तुम काम चोरी करो तो तुमको वो किक मारे कि नहीं यार उठो और करो, ये ज्यादा जरूरी है। 2 ही ऑप्शन है, या तो स्ट्रांग रीजन हो, नहीं तो इंटरेस्ट पैदा करो। अगर तुम इसको बोझ की तरह करोगे ना, कभी भी नहीं कर, यकीन मानो। कोई भी काम को अगर आप काम समझ के करोगे, जल्दी थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, ओवरबर्डन हो जाओगे, सैचुरेट हो जाओगे। और उसको तुम इंटरेस्ट पैदा करके करोगे, स्ट्रांग रीजन के साथ करोगे, तुमसे होता चला जाएगा और तुमको पता नहीं चलेगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट बॉक्स में आग लगा के बताएं। अगर बात तो सही है कि किसी काम को हम बोझ लेके करते हैं ना, तो दिमाग में वो होता है यार, कब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोझ लगता है, दिक्कत होती है करने में। लेकिन अगर हम उसको इंटरेस्ट से करें, उसको एक रीजन के साथ करें, उसको एक एक्साइटमेंट के साथ करें, तो उसमें मजा आता है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में ये रियलिटी हिट जरूर करेगी कि बात सही है। चलिए, और एक चीज हमेशा याद रखिए, टाइम निकल ही जाता है। आप अगर आज नहीं पढ़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, अभी का टाइम आप शायद कहीं और यूज करते, पढ़ते या खराब करते, जो कुछ भी करते, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो आपका टाइम यूज ही हो रहा है। और याद रखना, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, क्लास हो ना हो, डैडी जी पढ़ रहे हैं। डैडी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, डैडी जी पढ़ रहे हैं बेटा। तुमको लग रहा है क्लास हो रहा है तभी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं, डैडी जी पढ़ रहे हैं। क्लास अगर 2 घंटे का होगा, डैडी जी 2 घंटे क्लास लेगा और 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करें। तुम्हारा बैकलॉग है, डैडी जी का नहीं। क्लास अगर नहीं होगा तो भी डैडी जी 6 घंटे पढ़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, रिवीजन करेगा। क्लास 4 घंटे का हो तो 4 घंटे लेगा, फिर 6 घंटे जाके डैडी जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। और तुम्हारा तो नोट्स ही बैकलॉग में है। तो याद रखना, डैडी जी पढ़ रहे हैं। यस। तुम छटपटाते रहो, डैडी जी पढ़ रहे हैं। आओ, टुडेज गोल। अब शुरू करते हैं कहानी। सर कौन सी कहानी? मॉडर्न फिजिक्स की कहानी। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। डायरेक्टली पॉइंट पर नहीं आऊंगा मैं, पूरे इसके इतिहास में चलते हैं, और जैसे जैसे लाइट के कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ है, लाइट का कंसेप्ट बना है जिन लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से, जैसे जैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है, वो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे कि किस तरीके से
बेटा कोई बोले ना हमरा नोट्स कंप्लीट नहीं खे, ओकरा बता दिया डैडी जी पढ़त हवे, डैडी जी पढ़त हवे। कौन है डैडी जी? रिजल्ट के दिन देख लेना। तुमको लगता है कि मास्टरवा अगर क्लास ले लेगा तो हमको पढ़ना पड़ेगा, मुश्किल होगा। उधर डैडी जी क्लास नहीं होगा तो भी पढ़ रहा है, उधर डैडी जी क्लास नहीं तो भी पढ़ रहा है। यहां पे 10 क्वेश्चन कराता हूं, डैडी जी जाके ये 10 करता है, 20 और करता है। यहाँ पे 40 कराऊंगा, ये 40 करेगा, डैडी जी 40-30 और करेगा। यहाँ पे 100 कराऊंगा, डैडी जी 100 ये भी करेगा, जाके 20 और एक्स्ट्रा करेगा। 6 घंटे क्लास होगी, डैडी जी 6 घंटे करेगा, जाके 2 घंटे और पढ़ेगा। पूरे दिन क्लास नहीं होगी, वो जाके पूरा रिवीजन कर लेगा। भाई साहब मुझे नहीं डैडी जी से डर, डैडी जी से क्लास के ड्यूरेशन के से नहीं, डैडी जी के पढ़ाई के ड्यूरेशन से डर, डैडी जी के पढ़ाई के ड्यूरेशन से। समझा? ये खोल, दिमाग की बत्ती जला। एमआर से नहीं, एमआर के क्लास से भी नहीं, तुमको असली डर है डैडी जी से। एमआर तो तुमको यकीन में भी अगले साल पढ़ा देगा, उसका क्या है। डैडी जी पढ़ रहा है, समझ गया? चलिए, तो भाई तुम मेरे से नहीं, डैडी जी से डर। ठीक है, चल अब हम शुरू करते हैं, सीधा 1600 सेंचुरी में चलते हैं। 1617 सेंचुरी में, हाँ 1670 में शायद, हाँ 1670 में सबसे पहले लाइट के बारे में बोलने वाला जो इंसान था ना, वो थे न्यूटन बाबा, जिसको हम फिजिक्स का भगवान मानते हैं। जो कुछ बोल देना, उनसे कोई प्रूफ नहीं मानता है कि उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, बस यही सत्य है, यही सत्य है। तो आइए, लाइट के बारे में सबसे पहला स्टेटमेंट देने वाले थे न्यूटन बाबा। और न्यूटन बाबा जो थे उन्होंने 1600 सेंचुरी में लाइट के बारे में बोला था कि लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट क्या है? पार्टिकल है गुरु, पार्टिकल। लाइट क्या है? पार्टिकल। लोगों ने बोला है एकर कुछ नाम वाम भी है पार्टिकल का? हाँ, पार्टिकल का नाम है कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल, कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल, कॉस्पर्क्यूलर पार्टिकल। मतलब उस पार्टिकल को कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल बोलते हैं, कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल। और इसी पार्टिकल नेचर से उन्होंने प्रूव किया, यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, न्यूटन प्रूव रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इन्होंने एक चीज और एज्यूम किया था जो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कलर ऑफ लाइट डिसाइडेड बाय साइज ऑफ कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल। हालांकि यह बात इनकी सही नहीं हुई, लेकिन उस समय इन बातों को लोगों ने बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट किया और माना। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट किया और माना। और न्यूटन कोई भी बात बोल देना तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसके पीछे कोई आर्गुमेंट करे। न्यूटन ने बोल दिया तो बोल दिया भाई, अपन ही भगवान है फिजिक्स का। फिजिक्स का भगवान किसको मानते थे? न्यूटन को मानते थे। न्यूटन ने बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, पैरेलली में एक साइंटिस्ट है हाइजन बाबा थे, ये भी बाबा ही थे, उस समय बहुत एज था उनका। 1672 ईस्वी में, 1700 सेंचुरी में हाइजन ने बोला कि नहीं, न्यूटन गलत है। एक्चुअल में लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्योंकि लाइट का एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन only possible for wave। क्या पार्टिकल का इंटरफेरेंस हो सकता है? चलो सब लोग बताएंगे यस और नो में, क्या पार्टिकल का इंटरफेरेंस हो सकता है? नहीं सर, पार्टिकल का इंटरफेरेंस कैसे होगा? वेव का इंटरफेरेंस होगा ना, वेव कहीं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे, पार्टिकल का इंटरफेरेंस थोड़ी ना होता। अब भाई साहब ध्यान से सुनिएगा,
लाइट का डिफ्रैक्शन हो गया, लाइट का इंटरफेरेंस हो गया। अगर लाइट का डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हो गया, इसका क्या मतलब, लाइट पार्टिकल है कि वेव है, लाइट वेव है, और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस लाइट का होता है, मतलब लाइट तो पार्टिकल हो ही नहीं सकता, लाइट तो वेव होगा। तो हाइजन ने बोला लाइट इज अ वेव, और कौन सा वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और बोला लॉन्गिट्यूडनल वेव को तो मीडियम चाहिए, मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपागेशन। मीडियम इज, आप लिखना मत, ध्यान से सुनना पहले, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। रिक्वायर्ड फॉर, मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपागेशन, क्योंकि मैकेनिकल वेव माना था। लोगों ने पूछा कि चलो ठीक है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस हो रहा है, तो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस तो वेव का ही होगा, तो चलो वेव है, कौन सा वेव है, तो हाइजन ने फ्लो में आके बोल दिया लॉन्गिट्यूड। तो लोगों ने बोला कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को तो चलने के लिए मीडियम चाहिए, कौन सा मीडियम है, तो उन्होंने बोला कि ईथर मीडियम के थ्रू चलता है, ईथर मीडियम, मीडियम इज फॉर लाइट वेव, लाइट वेव, लाइट वेव के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ईथर मीडियम। अब ज्यादा उस पर बात नहीं किया, बोला कि ईथर मीडियम चाहिए तो चाहिए, ठीक है। और हाइजन ने ये बातें जो बोली थी, वो कब बोली थी सर, 1672 के आसपास, और न्यूटन ने कब बोली थी, 1670 में। तो लगभग लगभग ये दोनों एक ही साथ इस बात पे चर्चा कर रहे थे क्या, हाँ, लेकिन इन दोनों में एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं था। अब लोगों ने हाइजन की बात को तवज्जो नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया। हाइजन ने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, लोगों के सामने पेपर पब्लिश किया, लेकिन होता है ना कि सही होते हुए भी ये ज्यादातर लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहे थे, क्योंकि डोमिनेंसी किसका था, न्यूटन का था। न्यूटन जो बोल दे वही बोल दे, लेकिन सर लाइट का तो डिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन तो वेव का होगा, तो लाइट तो वेव ही हुआ ना सर, न्यूटन तो गलत हो गया सर जी, न्यूटन कहां सही है। लेकिन फिर भी किसी में हिम्मत नहीं थी कि न्यूटन की बात को काट सके। हाइजन के सपोर्ट में बहुत ज्यादा साइंटिस्ट नहीं आए, बहुत कुछ ही लोग हाइजन को सपोर्ट किए, मतलब हाइजन की थ्योरी को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, और न्यूटन की थ्योरी को डोमिनेंसी बना रहा, लाइट को लोग पार्टिकल मानते ही रहे। क्या बात कर रहे हो, हाँ, बहुत सालों तक, मतलब 50 60 70 80 सालों तक धीरे 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 हाइजन का पॉपुलैरिटी बढ़ा। हाइजन ने डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की मदद से ये प्रूफ करने लगे कि लाइट वेव है, लाइट वेव है, लाइट वेव है। तो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। उसी समय एक साइंटिस्ट आया, मैक्सवेल, 1865, मतलब उस समय नहीं, लगभग 150 साल बाद, 1865 में कौन आया, मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने बोला कि लाइट इज एन ईएम वेव, लाइट इज एन ईएम वेव, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। और उसने एक्सप्लेन किया रेडिएशन को, मतलब सॉरी उसको, ईएम वेव के, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेट किया, और बोला कि लाइट वेव तो है, लेकिन हाइजन का थोड़ा सा जम्पशन गलत है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एक्चुअल में लाइट कैसा है, ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव को एज्यूम करके उन्होंने एक्सप्लेन किया डिफ्रैक्शन को। बोला डिफ्रैक्शन वेव का होता है, लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी तो हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव का भी तो हो सकता है। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी, और बोला कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर लाइट, लाइट के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे ही मैक्सवेल ने ये बातें बोली, लोगों को लगा हाँ यार हाइजन सही था। और तब तक 1865 तक क्या न्यूटन जिंदा थे, नहीं, न्यूटन साहब गुजर चुके थे, न्यूटन साहब गुजर चुके थे। अब न्यूटन जिंदा थे नहीं। अब इंसान जब नहीं होता है तो उसके थ्योरी का, उसका डोमिनेंसी थोड़ा कम हो जाता है। अब जो भी लोग थे उस समय 1865 के आसपास, 1850 1870 1890 के आसपास, सोचने लगे कि चलो यार न्यूटन भी तो एक इंसान ही थे, बुजुर्ग थे बेचारे, उनसे भी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, न्यूटन ने पार्टिकल बोल दिया था, गलती से इग्नोर मारो, बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको हाथ जोड़ो, बोलो कोई बात नहीं, आप भी एक इंसान थे, आपसे गलती हो सकती है, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव ही है। और सबसे खास बात थी कि इन्होंने, हाइजन ने एक्सप्लेन जो किया वेव नेचर से, एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज एक्सप्लेन कर दी थी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन कर दी थी अपने वेव नेचर से। तो फिर जब सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही थी, बट फेल टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन, बस यहां पे मेंशन कर देता हूं ताकि तुम बहुत अच्छे से सारा स्ट्रांगली तुम्हारे मन में सारा पॉइंट आ जाए, बट फेल टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन,
क्योंकि उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल वेव माना था, और लॉन्गिट्यूडनल का पोलराइजेशन हो ही नहीं सकता। पोलराइजेशन किसका होता है? ट्रांसवर्स का। तभी तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सिर्फ ये पास करेगा, ये पास करेगा। और मैक्सवेल ने उसको वेव ही माना, लेकिन कौन सा वेव माना? ट्रांसवर्स वेव माना, और नॉन मैकेनिकल वेव माना। नॉन मैकेनिकल वेव कौन सा? नॉन मैकेनिकल वेव। तो नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स माना, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। तो आप खुद सोचिए, आप भी उस एज में होते, आप भी कहीं साइंटिस्ट होते, कुछ काम कर रहे होते, तो आप किसकी बात मानते? सर मैक्सवेल का। क्योंकि उस समय लाइट का जितना भी फिनोमेना था जो लाइट शो कर सकता था, लाइट का क्या क्या हो सकता था? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वो सब प्रूफ हो गया था वेव नेचर से। एक पोलराइजेशन बचा था, उसको मैक्सवेल ने प्रूव कर दिया कि ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव है, तो ट्रांसवर्स का तो पोलराइजेशन होता ही है, और पोलराइजेशन हो गया। तो मैक्सवेल ने जब ये बात बोली, तब तक न्यूटन जा चुके थे, न्यूटन की रेवोल्यूशन खत्म, और मैक्सवेल को एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, और पूरी दुनिया में चारों तरफ ये एक्सेप्टेंस आ गया कि लाइट इज अ वेव, 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 लाइट इज अ वेव। तभी 1865 से एग्जैक्टली 36 साल बाद एक साइंटिस्ट आया, मैक्स प्लैंक, और इसने आते ही जज्बात बदल दी, कहानी बदल दी। 1901 में पूरा सा, एक ही सेकंड में पूरा इमोशन चेंज कर दिया। बोला नो, गॉड इज ऑलवेज करेक्ट, एंड फिजिक्स का गॉड एक ही है, न्यूटन, और न्यूटन सही था। लाइट इज अ पार्टिकल। हु सेज लाइट इज अ वेव? लाइट इज अ पार्टिकल। एक्चुअल में लाइट पार्टिकल है, और उस पार्टिकल का उन्होंने नाम दिया फोटोन। बोला कि वो कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल नहीं है, फोटोन है। और उन्होंने लाइट के नेचर से एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूजिंग पार्टिकल नेचर, और उस पार्टिकल नेचर का जो कंसेप्ट है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। लाइट का पार्टिकल नेचर जो मैक्स प्लैंक ने दिया था। बहुत लोग इसको जानते हैं अभी भी कि वो आइंस्टाइन का काम था, नहीं, वो मैक्स प्लैंक का काम था। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बनाई थी। लाइट को फोटोन मानना, और लाइट फोटोन एज अ पार्टिकल जाके इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करना, ये सब मैक्स प्लैंक ने दिया था। और इसी थ्योरी को यूज करके आइंस्टीन ने 1920 में एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक लाइट का ही फिनोमेना है, जिससे लाइट मेटल पे फॉल करती तो इलेक्ट्रॉन निकलते। ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। तो लाइट का 1900 मतलब ये आया था 1883 के आसपास, मतलब इससे बहुत बाद, 1865 के बाद, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लिनार्ड एंड हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था, जिसमें लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलता था। इसको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। अब वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, तो आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक का पार्टिकल नेचर यूज किया एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यूजिंग पार्टिकल नेचर। और एक और लाइट का फिनोमेना होता है कॉम्पटन इफेक्ट, जिसको 1927 में एक्सप्लेन किया था। कॉम्पटन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पार्टिकल नेचर को यूज करके एक्सप्लेन किया। तो अब जो यंग साइंटिस्ट थे 1901 1920 में, जो 20 30 32 साल के लोग थे, उन्होंने बोला यस लाइट तो पार्टिकल है, एक्चुअल में लाइट तो पार्टिकल है। लेकिन जो बूढ़े लोग थे, बाबा टाइप लोग, है ना, ये कहते थे लाइट वेव है, क्योंकि अगर वेव होगा तभी तो डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन होगा, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन होगा। लेकिन वेव मानोगे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होगा। जो यंग साइंटिस्ट थे वो कहने लगे नहीं लाइट तो पार्टिकल ही है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो न्यूटन थे वो सही थे, लाइट एक्चुअल में पार्टिकल है। तो बाबा ने पूछा कि लाइट पार्टिकल है तो डिफ्रैक्शन क्यों नहीं होता? लाइट पार्टिकल है तो डिफ्रैक्शन क्यों नहीं होता, बताओ? तो डिफ्रैक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि इनको पता ही नहीं था, ये कंफ्यूज हो गए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर लाइट वेव है तो तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करो। पूरी दुनिया में दो गुटों में साइंटिस्ट बट गए। जो यंग और डायनेमिक और नए एज के लोग थे, चाचा और भैया टाइप, वो कहने लगे कि लाइट पार्टिकल है, मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन के सपोर्ट में आ गए। और जो बूढ़े लोग थे वो हाइजन और मैक्सवेल के सपोर्ट में आ गए। जो बूढ़े लोग थे, ओए ओए नौका छोरा सब क्या जानने गया, दो चार रिसर्च क्या कर लिया,
हम प्रूफ कर देंगे लाइट वेव है, हाँ डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वेव से आता है और वेव से ही आएगा, ये भी हम कभी एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये लोग क्या करने लगे, कोशिश करने लगे किस बात का, वेव से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने का। और ये लोग क्या करने लगे, ये लोग कोशिश करने लगे हाइजेंस जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने का पार्टिकल नेचर से, फोटोन से। अब समझ रहे हो तुम क्या हुआ, जितने भी यंग थे, ओह नो 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 इट्स नॉट अ लाइट, इज अ पार्टिकल, यू नो, एंड यूजिंग लाइट आई कैन एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट से ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो रहा था, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगे ताकि हमारी जीत हो जाए। और ये जो बूढ़े लोग थे, ओ लो लो लो, नया नया आया है और बकलोली खींच रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, लाइट हमारे हाइजन कह गए थे, मैक्स बेल कह गए थे, लाइट वेव है और वेव से ही सब होगा। ये कहता है पार्टिकल से सब होगा। अब इनका ड्रॉबैक क्या था, वेव से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर पा रहे थे लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इनका ड्रॉबैक क्या था, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल से कर पा रहे थे लेकिन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस नहीं कर पा रहे थे। तो ये पूरी दुनिया जान लगा दी एकदम इस बात को प्रूव करने में कि लाइट पार्टिकल है, हम डिफ्रैक्शन भी कर देंगे पार्टिकल से। और ये लोग बूढ़े लोग बेचारे, जान वैसे इनकी हलक में अटकी थी और ये लोग कोशिश करने लगे कि हम प्रूफ कर देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव से। ना तो ये वेव से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहे थे, सॉरी, ना तो वेव से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहे थे और ना ही ये पार्टिकल से डिफ्रैक्शन प्रूफ कर पा रहे थे। दोनों के एडवांटेज और दोनों के डिसएडवांटेज। अब बीच में दोनों लोग फंस गए। तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। पूरी दुनिया में लड़ाई छिड़ गया था आपस में। साइंटिस्ट लोगों का एक अलग दुनिया, इनकी लड़ाई अलग चल रही है। ये नए नए साइंटिस्ट नई नई लाइट पार्टिकल हवा हो, ये कह रहे ना लाइट वेव है हो, ये कहते नई नई लाइट पार्टिकल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन होगा, बताओ कैसे होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट पार्टिकल मानेगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होगा, लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, कैसे होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन, लाइट तो पार्टिकल है। ये कहता है अच्छा लाइट पार्टिकल है तो एक बात बताओ डिफ्रैक्शन कैसे होगा, वो तो वेव से होता है, वो तो वेव से होता है, करके दिखाओ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन वेव से होता है, लाइट वेव है। ये कहता नहीं फोटो इलेक्ट्रिक वेव से नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल से होता है, तो लाइट पार्टिकल है। ये कह रहा हाइजन मैक्सवेल के जो सपोर्टर थे, वो कहने लगे है नहीं नहीं नहीं, लाइट तो वेव हो, वेव से ही एक्सप्लेन होता है सब कुछ, डिफ्रैक्शन प्रूफ करो। तो ये अपना अपना जो एडवांटेज था उसको लेके घूम रहे थे और डिसएडवांटेज पे काम कर रहे थे। क्या तुमको यहां तक कहानी समझ में आई? हाँ। क्या उस समय साइंटिस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया कंफ्यूज थी? हाँ सर, पूरी दुनिया कंफ्यूज थी। पूरी दुनिया इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि लाइट आखिर है क्या, लाइट आखिर है क्या, पूरी दुनिया में कंफ्यूजन। तभी एक आर्ट्स का स्टूडेंट था, आर्ट्स का कैसा, आर्ट्स का, जो लॉ और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था। वर्ल्ड वॉर के बाद वो अपने घर पे बैठा था। उसका बड़ा भाई, जैसे तुम्हारे चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, मामा का बेटा, मामा की बेटी, ऐसा कोई होता ना, तो उसी समय उसका बड़ा भाई साइंटिस्ट था, तो उसको परेशान देखता था। तो जो लॉ की पढ़ाई कर रहा था, जो आर्ट्स हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था, वो भैया से पूछा, अरे भैया तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? भैया ने बोला, अरे यार समझ नहीं आ रहा लाइट पार्टिकल है कि वेव है। तो जो आर्ट्स वाला बोला कि ऐसे साइंस में यार मजाक ही चलता रहता है तुम लोगों का, कुछ तुम लोग समझ ही नहीं पाते, लाओ मैं तुम्हारा थोड़ा देखता हूं क्या है। तो जो वो आर्ट्स का स्टूडेंट था, उसने उस समय जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे थे वो मंगाया और वो पढ़ने लगा। तो उसने पढ़ा सबसे पहले न्यूटन के बारे में, फिर पढ़ा हाइजन के बारे में। वो जो आर्ट्स का स्टूडेंट था, जो लॉ की पढ़ाई कर रहा था, वकील बनने वाला था, लॉयर बनने वाला था वो, और पढ़ते पढ़ते ये समझा कि अरे तो सभी कंफ्यूजिंग है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस बेचारे को मैथ ही नहीं था 10th में, वो तो आर्ट्स पढ़ने वाला था। उसने फिर खरीदी फिजिक्स में डीजी, है ना, फिर उसने खरीदी फिजिक्स में डीजी और फिर फिजिक्स में डीजी में पढ़ा, अच्छा ऐसा है, ओके। फिर उसको थोड़ा फिजिक्स समझ में आया। फिर उसने बोला सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी को कि एक्चुअल में तुम लोग लड़ना बंद करो, लाइट ना तो पार्टिकल है ना ही वेव है, लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर। और वो जो आर्ट्स का स्टूडेंट था उसका नाम था डी ब्रॉगली। ये साइंटिस्ट नहीं था बेटा,
डिब्रॉगली जो थे 1923 में इन्होंने दिया था, लेकिन इनको नोबेल प्राइज 27 में मिला था। तो 1923 से 1927 रीजन लिख देता हूं। इसने बोला लाइट इज नॉट पार्टिकल नॉट अ वेव। लाइट इज नॉट अ पार्टिकल नॉर वेव। ये दोनों में से कुछ नहीं है। और एक्चुअल में दुनिया में कोई भी चीज दोनों में से कुछ नहीं होता, दोनों में से कुछ नहीं होता। इट हैव अ नेचर। लाइट इज नॉट अ पार्टिकल नॉट अ वेव। इट shows particle and wave nature. Wave, it sometime it shows particle nature, sometime it shows wave nature. Sometime it shows particle nature, sometime it shows wave nature, sometime it shows wave nature. तो कभी कभी वो वेव नेचर शो करता है, कभी कभी वो पार्टिकल नेचर शो करता है, कभी कभी वो वेव नेचर शो करता है, कभी कभी वो पार्टिकल नेचर शो करता है। एक्चुअली वो दोनों में से कुछ भी नहीं, वो उसका नेचर है जो कई बार शो करता है। लोगों ने पूछा है ऐसा भी होता है क्या, तो उन्होंने समझाया, तभी तो तुम प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तुम एक चीज पे अटके हो। एक्चुअल में ना तो लाइट पार्टिकल है ना ही वेव है, वो कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है, कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। लोगों ने पूछा कब वेव की तरह बिहेव करेगा, तो उन्होंने बोला कि जब आप लाइट को इलेक्ट्रॉन से, छोटे छोटे पार्टिकल जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो फास्ट मूविंग और छोटे स्मॉल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, उससे जब लाइट इंटरेक्ट करेगा तो लाइट अपना पार्टिकल नेचर शो करता है, लाइट अपना पार्टिकल का बिहेवियर दिखाता है। लेकिन जब आप किसी एकदम छोटे होल से, एक ऐसे चीज से इंटरेक्ट करेगा जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के डायमेंशन के बराबर हो, तो लाइट का वेव नेचर शो होगा। मतलब लाइट दोनों है, उसके मूड पे डिपेंड करता है कि सामने कौन है। जैसे लाइट का बिहेवियर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि लाइट का क्या मन कर रहा है, लाइट का बिहेवियर इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने कौन है। जैसे ठीक मैं आपसे पूछूं कि आप एक अच्छे इंसान है कि बुरे इंसान है, तो आप बोलेंगे कि देखो जरा सिंपल सा लॉजिक है, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। एकदम सही बात है, आप में अच्छाई और बुराई दोनों है। आप अपनी अच्छाई कब निकालते हैं, जब अच्छे लोग आपके साथ हो तो आप भी बहुत वेल बिहेव होते हैं। जब आपके सामने कोई बुरा आदमी होगा तो उसके लिए आप बुरा बन जाएंगे। तो हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होता है, डिपेंड करता है कि सामने कौन है, उसी के अकॉर्डिंग उसका नेचर निकल के आता है। सिंपल सी बात है, घर में आप जब बैठे हो और आप पेरेंट्स भी घर में हैं, तो आपका बिहेवियर एकदम शांत और सुशील और एकदम डिसिप्लिन बच्चे की तरह होता है। स्कूल में आप जब जा रहे हो, रास्ते में जब आप अपने दोस्तों के साथ हो, तो आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, आपका नेचर एकदम अलग निकल के आता है। और जब आप टीचर के सामने हो तो एकदम अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हैं कि सर मैं ही पढ़ने वाला हूं, दुनिया और कोई पढ़ने वाला है ये नहीं है। जब आप अपने दोस्तों के घर जाते हो और दोस्तों के दोस्त फ्रेंड्स के पेरेंट्स के सामने होते हो, तो फ्रेंड्स के पेरेंट के सामने आप ऐसा बिहेव करते हो कि आप कितना अच्छा हो और उनका बेटा कितना गलत है। उनसे कंप्लेन करता, अरे मिंटू तो पढ़वे नहीं करता है स्कूल में, आंटी आपको पता है वो तो कल स्कूल ही नहीं गया था। और लड़कियां हो तो और उसमें चार चीज मिला के अपने आंटी को बताती है दोस्तों की। तो ऐसे दोस्त से सतर्क और सावधान रहे। और जब आप अकेले हो तो तब का आपका बिहेवियर, तब का आपका नेचर कैसा होता है? सर तब तो बिल्कुल अलग होता है सर, हमारा एकदम कार्यक्रम ही हमारा अलग चलता है सर जी। तो आप कैसा बिहेव करेंगे ये किस बात पर डिपेंड करता है? सर ये इस बात पर डिपेंड करता है सामने कौन है। सिमिलरली बड़ा सिंपल है लाइट का कंसेप्ट, लाइट भी कैसा बिहेव करेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने कौन है। और डिब्रोगली आके इनकी लड़ाई को शांत कर दिया, बोला कि आप लोग लड़ो मत, आप लोग परेशान मत हो, गलत चीजों के लिए आप लोग लड़ रहे हो। लाइट असल में दोनों नेचर रखता है, लाइट एक्चुअल में ना तो पार्टिकल है ना वेव है, लाइट है वह ड्यूअल नेचर। और सिर्फ लाइट ही नहीं, एवरीथिंग है वह ड्यूअल नेचर। और इसी डिब्रोगली को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला 1927। मतलब एक ऐसा साइंटिस्ट, सॉरी एक ऐसा इंसान जो कभी फिजिक्स पढ़ी नहीं, जिसका सब्जेक्ट ही फिजिक्स नहीं था, वो फिजिक्स में दो चार किताबें पढ़ के और सिर्फ ये बोला कि यार लाइट के ना दोनों नेचर होते हैं, लाइट पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है, दोनों नेचर होता है। और इसको प्रूव किया बाद में चल के कॉम्पटन ने कॉम्पटन ने कॉम्पटन ने और कॉम्पटन के साथ साथ उन्होंने भी किया, क्या नाम था उनका,
यार मैं भूल रहा हूं, जीपी थॉमसन। जीपी थॉमसन ने भी इस बात को प्रूव किया। जीपी थॉमसन जे थॉमसन के बेटे थे। मतलब आप समझिएगा, जे थॉमसन गेट नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जीपी थॉमसन also get Nobel Prize for the experimental verification of the particle nature of electron, wave nature of electron, wave nature of electron. Whole Thomson family is in the business of electron. Whole Thomson family इलेक्ट्रॉन की वजह से अमीर बन गया। कैसे? सुनना ध्यान से। जे थॉमसन गेट नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोबेल प्राइज मिला, पैसा मिला, अमीर बन गए। जे थॉमसन, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा सुन के, गुम सुम आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जे थॉमसन गेट नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हिज ओन सन जीपी थॉमसन गेट नोबेल प्राइज फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल थॉमसन फैमिली इज इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने दोनों पूरे फैमिली को, बाप बेटे को अमीर बना दिया। थॉमसन एंड थॉमसन फैमिली। मजा आया कि नहीं आया? सर सही बात है यार। तो सर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है कि वेव है? तो बाद में लेटर ऑन ये आया निकल के, डिब्रॉगली कहता है नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। एक्चुअल में लाइट जिस तरीके से ड्यूअल नेचर रखता है, दुनिया में हर चीज का ड्यूअल नेचर है, हर चीज का ड्यूअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन, आप, हम, फुआ, मौसी, मामा, बेटा, ताऊ जी, भाभी जी, मौसी जी, पापा जी, मम्मी जी, दादी जी, सबका ड्यूअल नेचर है। सब दो दो नेचर रखते हैं, सब दो दो नेचर रखते हैं। कभी कभी वो पार्टिकल बन जाते हैं, कभी कभी वो वेव बन जाते हैं। तो जिस तरीके से लाइट का ड्यूअल नेचर है, तो सिर्फ लाइट का ड्यूअल नेचर नहीं है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैव अ ड्यूअल नेचर। दे समटाइम बिहेव एज अ पार्टिकल, समटाइम बिहेव एज अ वेव। अब यहां पर ध्यान से आप बताइए कमेंट बॉक्स में आग लगा के कि मजा आया कि नहीं, आपको न्यूटन से लेकर के डिब्रॉगली तक की कहानी समझ में आई। बाद में कॉम्पटन भी साहब भी आए, कॉम्पटन साहब भी, डिब्रॉगली लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर। डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हुआ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। तो डेविएशन एंड जर्मर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन एज अ वेव प्रूफ किया। उसके बाद जीपी थॉमसन भी थे, इन्होंने सेपरेट एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया था। जीपी थॉमसन ऑल्सो वेरीफाई वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कहानी सुनाने और बताने के पीछे क्या मकसद था? कहानी सुनाने और बताने के पीछे मकसद था कि आपको 100% क्रिस्टल क्लियर समझ में आए कि आपने पढ़ा क्या है, एक्चुअल में थ्योरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ और कहां तक गया और डेवलपमेंट कहां पे जाके खत्म हुआ। ठीक है, ये देख लीजिए। मजा आया चीजों को समझने में कि आपके अंदर की जो बातें थी वो क्लियर हो गई है ना। कभी तो सर पार्टिकल मानते हैं, कभी तो सर वेव मानते हैं। तो तुम नहीं, पूरी दुनिया भी कंफ्यूज थी, तुम नहीं, पूरी दुनिया भी कंफ्यूज थी। क्या वो कंफ्यूजन खत्म हुआ अब? और इसको अच्छे से ऐसे नोट्स में बनाना। देखो पूरी कहानी तुमको बताई, ईयर के साथ, कब कौन आया, किसमें लड़ाइयां हुई, किसमें मारपीट हुआ, किसमें मार कुटाई हुआ और कौन आके समझाया। सोचो एक ऐसा आदमी जो लॉ और आर्ट्स और हिस्ट्री पढ़ रहा है, वो फिजिक्स में आके सबसे बड़ा मिस्ट्री को सॉल्व किया, फिजिक्स में डीजी पढ़ के, फिजिक्स में इंटरेस्ट पैदा करके। तो तुम तो नीट निकाल ही सकते हो, तुम तो थोड़ा बहुत फिजिक्स जानते हो पहले से। जो नहीं जानता था, समझो कितनी भारी बेइज्जती हुई फिजिक्स की। अपने आर्ट्स वाले दोस्तों को बताना और थैंक यू बोलना आर्ट्स वाले दोस्तों को कि भाई यार तुम में बड़ा दम होता है रे, और ये मात्र काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच है, ये सच्चाई में एक्चुअल में जो बात है वो बता रहा हूं मैं। तो कई बार आर्ट्स वाले को हम हल्के में ले लेते हैं, भाई आर्ट्स वाला ही था जो असली में जो सबसे बड़ा मिस्ट्री था फिजिक्स का वो सॉल्व किया। और भाई साहब वो आर्ट्स वाले भैया ने फिर 5 रिसर्च के बुक भी लिख दिए और उनको डॉक्टरेट, सीधा पीएचडी किया फिजिक्स में। डिब्रॉगली 12th नहीं पास है फिजिक्स से, 10वीं में फिजिक्स नहीं पढ़ा, सीधा 5 बार पीएचडी किया फिजिक्स में। ले भैया, उनको थैंक यू बोलना आर्ट्स वाले भैया को जाके, आर्ट्स वाले भैया को जाके, अरे भाई रे भाई तुम लोग बहुत महान होते हो रे आर्ट्स वाले, आके मचा दिए। अरे एक बार तो छोड़ो, 2 बार तो छोड़ो, बिना फिजिक्स में 12th पढ़े, बिना 12th में बिना फिजिक्स के 5 बार फिजिक्स में पीएचडी करी है डिब्रोगली साहब ने, 5 बड़े बड़े मोटे मोटे रिसर्च पेपर लिखे हैं। बुझाया? हल्के में ले रहे थे तुम। आओ अब हम कहां चलेंगे,
तो हम ये तो पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, हाइजन भी पढ़ चुके हैं, मैक्सवेल का ईएम वेव वाला चैप्टर भी हो चुका है। अब हम चलेंगे मैक्स प्लैंक पे, हम ये तीनों पढ़ चुके हैं बे। अब बोलो, तुमसे पूछे लाइट क्या है तो क्या बोलोगे? सही आंसर दोगे लाइट है ड्यूअल नेचर, इट समटाइम बिहेव एज अ पार्टिकल, समटाइम बिहेव एज अ रे। अब बोलेगा हाइजन के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, तो ये बोलोगे। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, तो ये बोलोगे। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तो कितने लोग इसको देख के सोच रहे हैं कि हम आर्ट्स लेंगे, बताइए कितने लोग सोच रहे हैं कि सर हमको आर्ट्स ले लेना चाहिए? तो एकदम सही लग रहा है आपको, आर्ट्स ले लेना चाहिए, एकदम सही लग रहा है आपको, आर्ट्स ले लेना चाहिए। तो फिर आर्ट्स ले क्या करोगे? सर आर्ट्स लेके पता है क्या करेंगे? फिर हम फिजिक्स पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा। ये भुकवा, फर्क होता है थोड़ा दिमाग का भी। अब कई लोग ये सोच रहे हैं कि सर इसका मतलब हमको फिजिक्स इसलिए नहीं समझ आ रहा है कि हम आर्ट्स के नहीं है, तभी हमसे सवाल नहीं होता सर जी, तभी हमको कंसेप्ट नहीं चमकता सर जी। तो असली समस्या सर जी पता है कहां है? असली समस्या पता है कहां है सर जी? हम आर्ट्स नहीं लिए सर जी, इसीलिए हमको दिक्कत होता है सर जी, इसलिए हमारा बैकलॉग हो जाता है, इसलिए हमारा नोट्स कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हमको सवाल नहीं होता सर जी। हमको पहले आर्ट्स लेना पड़ेगा और फिर हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो समझ में है ना? थोड़ा दिमाग नाम का भी कोई चीज होता है। चलो तो बताओ, सबसे पहले क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा एनर्जी ऑफ लाइट, अगर हम लाइट को पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग माने तो लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ टीनी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड फोटोन। तो लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट को हम क्या HF लिख सकते हैं? जल्दी से बताइएगा, यस और नो। ये पढ़ा होगा थोड़ा तो यार, यस और नो। क्या आप एनर्जी ऑफ लाइट को HF से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम लाइट को क्वांटम पार्टिकल मानते हैं, फोटोन मानते हैं? तो जल्दी बताइए यस और नो। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। क्या हम लाइट को, एक लाइट की एनर्जी को हम HF लिख सकते हैं? क्योंकि लाइट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल called photons. Collection of teeny particle called photons. Light is a collection of teeny particle called photons. ठीक है, चलिए बताइए बताइए। चलिए बताइए यस और नो। तो सबसे पहला एमआर स्कैम मैंने आपकी तरफ फेंका था, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने यस जवाब दिया होगा, जो कि सरासर गलत है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं लिखते हैं। इसका आंसर होगा नो। तो 23% मात्र लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, जो स्कैम में नहीं फंसे। आप भी इसी तरीके से लिखिएगा, ये आपका एमआर स्कैम है, ये गलत है। सर जी हम तो पढ़े थे, ऐसे नहीं खेलिए सर जी। कितने लोग का मन कर रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, हम घर जा रहे हैं? कितने लोग ऐसा मन कर रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि तुम गलत पढ़े। एनर्जी ऑफ लाइट कभी भी HF नहीं होता, ये एनर्जी ऑफ एक फोटोन होता है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एक एक फोटोन की एनर्जी होती है HF। और लाइट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ फोटोन को। तो एनर्जी ऑफ लाइट हो जाएगा, एनर्जी ऑफ लाइट बीम हो जाएगा E इज इक्वल टू NHF, जहां पे N होगा नंबर ऑफ फोटोन। सर जी लेकिन हम तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े थे कि एनर्जी ऑफ लाइट बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो एनर्जी ऑफ लाइट को तो हम HF ही रखे थे। सर हम तो रखे थे HF। अरे बुर्बक, वहां पे लाइट की एनर्जी नहीं, एक फोटोन की एनर्जी लिखते थे, क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का एक फोटोन के साथ ही होता है, एक का दो के साथ नहीं हो सकता इंटरेक्शन। बुर्बक हो गया, एक फोटोन ही तो जाके एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, कि बहुत सारे झुंड में जाएंगे और उसको भगा के ले जाएंगे। अबे बहुत सारे लोगों के साथ थोड़ी ना भागेगी वो, एक ही के साथ भागेगी ना। अब बताओ मेटल में इलेक्ट्रॉन बैठी है, अब फोटोन गया उसको भगाने, तो कोई भी एक के साथ भागेगा कि 50 लोगों के साथ मिल के भागेगा अपने घर से? एक का एक के साथ होता है, 2-4 लोग मिल के एक के साथ नहीं करते इंटरेक्शन। समझा? तो यहां जो इक्वेशन लिखते हो कभी भी ये लाइट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट नहीं होती, एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, वो पढ़ाऊंगा आगे।
सर तो मजा सा आ रहा है कुछ, हाँ ऐसी मजा आएगा अभी। तुमको क्या लगा था? सर मजा सा आ रहा है सर, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। एक का एक के साथ होता है ना यार, बहुत सारे लोग का एक के साथ थोड़ी ना होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए देखिए। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन होता है आपका HF। तो एक फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू आप HF लिखते हो, जहां पे F होता है C बाई लेमडा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू आप लिखते हैं SC बाई लेमडा, जहां पे H है प्लैंक कांस्टेंट, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इसका वैल्यू होता है। और एनर्जी लिख सकते हैं, H का यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी, मतलब जूल इंटू सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। हाँ सर। अब H और C तुम्हारा प्योर कांस्टेंट है, तो यहां पे H और C को ऐसा यूनिट में लिख सकते हैं 2.2 इंटू, नहीं 2.0, 1.9 आता, तो 2.0 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल बटा लेमडा को आप मीटर में रखते हैं। और इसी को आप अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करो तो ये आता है तुम्हारा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। ईएफ में ये पूरा मैंने प्रूफ किया था। तो ये दो फॉर्मूला है जहां पे H और C की वैल्यू पुट कर देते हैं। ऐसा यूनिट में यूज करना हो तो ये यूज करेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -25, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करना हो तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। ये एक एक फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी है। और ऐसे ऐसे जितने फोटोन होंगे आप यहां से पूरे लाइट बीम की एनर्जी निकालोगे तो NHF हो जाएगा, जहां पे H प्लैंक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है। H और C की वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा यूनिट में पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -25, और C इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेमडा को एंगस्ट्रम में पुट करते हैं। यहां तक लिख लीजिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए लिख लीजिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते। लिख लीजिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते। लिख लीजिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। कम ऑन। ठीक है, चलिए चलिए यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या फोटोन और लाइट में फर्क समझ में आया? फोटोन एक पार्टिकल है, और वैसे वैसे बहुत सारे पार्टिकल मिलकर लाइट बीम बनते हैं। एक फोटोन की एनर्जी ऐसे लिखते हैं, लाइट बीम की एनर्जी ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की बात करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम फोटोन के रेस्ट मास के बारे में बात करेंगे, फोटोन के चार्ज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज नथिंग बट अ जीरो। जो फोटोन है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा होता है। फोटोन कभी रेस्ट में नहीं आता, रुकता नहीं है। फोटोन कभी रेस्ट में नहीं आता, रुकता नहीं है। तो हाइपोथेटिकली हम ये बोल रहे हैं कि जब वो रेस्ट में आएगा तो उसका मास क्या होगा? तो रेस्ट में आता ही नहीं, उसका मास जीरो होगा। तो आप इतना याद रखिएगा कि रेस्ट मास का मतलब है कि जब वो रेस्ट में होगा तब उसकी मास क्या होगी, जब वो रेस्ट में होगा तब उसकी मास क्या होगी। तो फोटोन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है लाइट के पार्टिकल नेचर को दिखाने का। लाइट कभी भी रेस्ट में आता नहीं है, तो उन्होंने बोला कि लाइट अगर रेस्ट में आता होता तो फोटोन पार्टिकल का मास जीरो होगा। तो फोटोन का रेस्ट मास हम क्या बोलते हैं? जीरो। ठीक है, उसके बाद चार्ज ऑफ फोटोन। चार्ज ऑफ फोटोन कितना होता है? चार्ज ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन इज अ न्यूट्रल। फोटोन इज न्यूट्रल, मतलब चार्जलेस। चार्जलेस, इसमें चार्ज नहीं होता, और चार्ज नहीं होता इसीलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएट भी होता है और कैन नॉट बी चार्ज। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं चार्ज तो इस पेन पर भी नहीं है, लेकिन हम पेन को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन फोटोन को आप चार्ज नहीं कर सकते। कैन नॉट चार्ज, कैन नॉट चार्ज। तो फोटोन इज अ न्यूट्रल एंड चार्जलेस। चार्जलेस कैन नॉट बी चार्ज, कैन नॉट बी चार्ज। फोटोन को हम चार्ज भी नहीं कर सकते। तो इसके वजह से एक फिनोमेना निकल के आता है कि हेंस फोटोन cannot deviate in electromagnetic field. Hence photon cannot deviate in electromagnetic field. इसका मतलब फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता। फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएट ही नहीं होता। फोटोन आराम आराम से चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो डेविएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएट? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रल है। क्योंकि वो क्या है? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम।
स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू सी, और स्पीड ऑफ फोटोन इन मीडियम क्या हो जाएगा, वही स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू सी बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या 1/√अंडर परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको आप लिख सकते हैं 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू म्यू आर म्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो ईएम वेव में आपको मैंने पढ़ाया था, हाँ सर ये सारी चीजें आपने पढ़ाई हुआ है। तो मीडियम में क्या होता है, वी बाई म्यू, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपने पढ़ा हुआ है। हाँ सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन only depends on सोर्स ऑफ लाइट, जिससे फोटोन निकल रहा है उस पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से या सोर्स से कितना दूर फोटोन चला गया, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करती। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम और एंड डिस्टेंस ऑफ सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। मतलब ऐसा है कि एक सोर्स है और इस सोर्स से एक फोटोन निकला, उसकी फ्रीक्वेंसी थी एफ, तो उसकी एनर्जी होगी एच एफ। अब ये फोटोन चलते 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 किसी और मीडियम में चला गया, ये बहुत दूर चला गया, तो भी इसकी फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगी और इसकी एनर्जी एस ई बराबर एच एफ ही रहेगी। समझ में आएगा? तो सोर्स से चाहे वो कितना दूर चला जाए या किसी भी मीडियम में चला जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है? चलिए यहां तक लिखिए प्लीज, यहां तक लिखिए प्लीज। क्या आपको ये बातें समझ में आया? चलिए लिखिए, इसको लिख लीजिए। कमेंट बॉक्स में बहुत ही बकलोली चल रही है यार, पता नहीं तुम क्या सोचते हो, बड़ा छोटे बच्चे हो अभी, तुमको अभी टाइम का भी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है ना, तो पढ़ाई का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है। अगले साल जब ड्रॉप लोगे तब तुमको समझ आएगा चीजें। कैसे करते हो यार, क्यों ऐसे करते हो? मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तुम वहां पे टेलीग्राम पे चलो, हमसे बात करो, हमसे दूर मत रहो, पता नहीं क्या चलता है। चलो ये सारी चीजें लिखो पहले, और लिख लिया तो कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दो सर कंप्लीट है सर। लिख लिया तो कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दो। रॉन्ग, कुछ गलत लिख दिया क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट, हाँ सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, ये भी सही बात है। तो गलत क्या हो गया बेटे? सब सही है एकदम। कुछ गलत है क्या इसमें, जल्दी बताइए। कुछ आपको गलत लग रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो कुछ भी गलत नहीं है। ये में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सही तो। अच्छा 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 अच्छा, ये कह रहे हो, ये में होगा, सही कह रहे हो, ये में सही कह रहे हो। बिल्कुल, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया वहां। चलो इतना समझ में आया तुम्हें? ठीक है, अब यहां पे समझना, अब समझना कि ये फोटोन की 4-5 बातें, उसकी एनर्जी क्या होगी, इसका इस तरह से लिखते हैं, उसका रेस्ट मास क्या होगा, उसका चार्ज क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्या यहां तक आपको बातें समझ में आ गई? हाँ। अब एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कहते हैं किसको? स्मॉल एंड फास्ट मूविंग पार्टिकल को हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कहते हैं। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल आर स्मॉल एंड फास्ट मूविंग पार्टिकल, छोटा और बहुत तेज भागने वाले पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, स्मॉल एंड फास्ट। तो यहां पर समझिएगा प्लीज, स्मॉल एंड फास्ट मूविंग पार्टिकल आर कॉल्ड रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। इसका एग्जांपल है फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इट ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत तेज भाग सकते हैं। तो स्मॉल एंड फास्ट मूविंग पार्टिकल को क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। अब इसकी जो टोटल एनर्जी लिखा जाता है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का, ये आपको पढ़ना नहीं है, मैं बस ऐसे ही आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी का होल स्क्वायर
प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा आता है। इसको कहते हैं ट्रायंगल थ्योरम। यहां पे है ये टोटल एनर्जी किसका, किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का। जो टोटल एनर्जी होता है वो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसको मोमेंटम के टर्म्स में लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, एंड ये होता है रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी जो आइंस्टाइन ने mc स्क्वायर दिया था, किसी भी पार्टिकल का उसके मास की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर होता है उसको कहते हैं हम रेस्ट मास एनर्जी। तो क्या कहते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है भाई, ये देखो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा है रेस्ट में, रेस्ट में। तो इस रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम नॉट होगा, जो कि हम डिफाइन करते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसे वो कहते हैं हम रेस्ट मास। फोटोन का रेस्ट मास क्या हो जाएगा सर, उसका 0 होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब बैठा है रेस्ट में तो उसके पास उसके मास की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होती है, जिसको कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी, जो आइंस्टाइन ने दिया था E बराबर mc स्क्वायर से। ठीक है सर, E बराबर mc स्क्वायर से दिया था। तो इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है वो होगी mc स्क्वायर। देखो ये m नॉट सी स्क्वायर। अब ये रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म क्या हो जाएगी, मोमेंटम क्या हो जाएगी। अगर रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम क्या बोलोगे, फिर इसकी मोमेंटम हो जाएगी 0, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। तो टोटल एनर्जी इसमें क्या बनेगी सर, टोटल एनर्जी वही m नॉट सी स्क्वायर बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रेस्ट में है। तो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। अब मान लो इलेक्ट्रॉन मूविंग है, इलेक्ट्रॉन मूविंग है, चल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूविंग है। अब जब इलेक्ट्रॉन मूविंग है तो उसका जो टोटल एनर्जी आएगा वो आएगा पी सी का होल स्क्वायर। जो मान लो v स्पीड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन v स्पीड चल रहा है, तो यहां लिखेंगे आप पी वी स्पीड उसका v स्क्वायर, पी वी का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये उसकी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के पास दो तरह की एनर्जी होती है, एक उसके मास की वजह से होता है रेस्ट मास एनर्जी, और उसके मोशन की वजह से आता है ये काइनेटिक एनर्जी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूं, ये थोड़ी हाई लेवल की बातें हो गई। तो तुम बस इतना समझ लो कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि रेस्ट में है तो स्पीड ही 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो उसके पास एक ही तरह की एनर्जी बनेगी, रेस्ट मास एनर्जी। इसी को हम टोटल एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक 0 है तो रेस्ट मास एनर्जी बची। अगर वो मोशन में है तो उसके पास दो टर्म होंगे, ये काइनेटिक एनर्जी और ये रेस्ट मास एनर्जी। इन दोनों का इस तरीके से सम करते हैं। अच्छा, यहां पे स्क्वायर भी है, या यहां पे स्क्वायर हटा के आप यहां पे रूट भी लिख सकते हैं, जो इधर स्क्वायर था। इसको पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, ये हायर क्लास में पढ़ना है। तुमको बस ये फील करना है कि किसी भी स्मॉल और फास्ट मूविंग पार्टिकल का क्वांटम थ्योरी में जो एनर्जी लिखते हैं वो दो तरह का होता है। जैसे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता था ना, यहाँ पे काइनेटिक प्लस रेस्ट मास होता है। इतना समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए एक बार। इसमें ये स्क्वायर क्यों किया नहीं समझना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि दो तरह की एनर्जी होती है क्वांटम थ्योरी में। एक होती है उसके रेस्ट मास बैठे होने की वजह से, और एक होता है उसके काइनेटिक एनर्जी की वजह से, मोशन की वजह से। बस इतना समझना है। क्या इतना समझ में आया? स्क्वायर क्यों किया ये नहीं समझना, पाइथागोरस थ्योरम से ऐड क्यों किया, ये बेस का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर का रूट हाइपोटेन्यूज क्यों आ रहा है, ये नहीं समझना। क्लियर है, क्लियर है। क्या आपको इस बात का फील आया थोड़ा, क्या आपको इस बात का फील आया थोड़ा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा फील आया। अब अगर मैं यही फोटोन के लिए लगाऊं, यही मैं फोटोन के लिए लगाऊं, तो एक बात बताओ, स्पीड ऑफ फोटोन कितनी होगी? अगर आप वैक्यूम में देख रहे हो तो स्पीड ऑफ फोटोन तो c होगी। अच्छा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होगा? रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होगा? रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होगा? सर जैसे इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है कुछ, फोटोन का तो रेस्ट मास होगा नहीं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होगा? 0। तो यही टर्म टोटल एनर्जी, जिसको हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी, इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, क्या हो गया 0। तो आप लिख सकते हो सीधा टोटल एनर्जी का होल स्क्वायर बराबर पीसी का होल स्क्वायर। यहां पे टोटल एनर्जी का होल स्क्वायर बराबर पीसी का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। टोटल एनर्जी को हम टीसी लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी को ई से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ई बराबर होता है पीसी, जहां पे ई है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और ये है तुम्हारा मोमेंटम, पी है तुम्हारा
मोमेंटम, पी है तुम्हारा मोमेंटम। तो इस पूरे जो मैंने टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाया है, इसमें आपको एक ही चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर पीसी। सर एनर्जी ऑफ फोटोन तो हमने एचएफ पढ़ा था। हाँ वही एचएफ, वही टोटल एनर्जी एचएफ। तो जो एचएफ एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? रेस्ट मास एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, टोटल एनर्जी बताइए। एचएफ, एचएफ जो आप एनर्जी बोलते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है? एचएफ जो आप एनर्जी बोलते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है? फोटोन की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की, रेस्ट मास एनर्जी, कौन सी एनर्जी है एचएफ? जो फोटोन की एनर्जी आप ई बराबर एचएफ बोलते हैं वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, कौन सी एनर्जी है? सुनना, बड़ी बात बता रहा हूं, ये बहुत बहुत अच्छे किताब में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ है कि ई बराबर एच एफ जो फोटोन की एनर्जी लिखते हैं ये उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी है, क्योंकि उसका रेस्ट मास एनर्जी होता नहीं है। टोटल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, ये है तुम्हारा एच एफ। तभी तो आप मोशन की वजह से जो उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी, सीधा पीसी जो उसके काइनेटिक मोशन की वजह से आता है उसको आप एचएफ के बराबर लिखते हैं। मतलब जो एचएफ एनर्जी है वो एक्चुअल में पार्ट फोटोन का काइनेटिक एनर्जी है, और उसके पास एक ही तरह का एनर्जी होती है काइनेटिक, मतलब वो उसका टोटल एनर्जी भी है। तो बताओ एचएफ कौन सी एनर्जी है? अच्छा ये सवाल आ जाता तो बताओ 100% लोग गलत करते कि नहीं? तुमने चाहे कितना भी पढ़ा होगा, बताओ गलत करते कि नहीं करते? एचएफ कौन सी एनर्जी है बताओ? काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी? तो तुम्हारा जो एचएफ एनर्जी है वो टोटल एनर्जी होती है, और टोटल एनर्जी जो फोटोन में होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ही होता है। तभी आप टोटल एनर्जी को एचएफ लिखते हो, और एचएफ तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी पीसी के बराबर होता है। बताओ, मजा आया? तो ये सारी चीजें पता है क्यों समझाया मैंने, ये वाली बातें क्यों समझाई? ताकि तुमको फील आ जाए कि रेस्ट मास एनर्जी फोटोन का 0 होता है, तो टोटल एनर्जी पीसी के बराबर होगा, और पीसी ही तुम्हारा एचएफ के बराबर होगा। बस, टोटल एंड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है? तो इसको लिख लेना। अभी थोड़ा शांत रखो, थोड़ा सा देखो। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लिख सकते हैं सीधा पीसी, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर प्रियंका चोपड़ा। तो पी बराबर हो जाएगा आपका ई बाई सी। ये पी क्या है? मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो याद रखेंगे आपको आप इस तरीके से, एनर्जी फोटोन को कहां से मिलती है? प्रियंका चोपड़ा से। तो ई बराबर पीसी प्रियंका चोपड़ा, ई बराबर पीसी प्रियंका चोपड़ा, जहां पे पी है मोमेंटम और सी है स्पीड ऑफ फोटोन। तो पी मोमेंटम ऑफ फोटोन आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सर ई बराबर पीसी, तो पी बराबर ई बाई सी। हाँ सर, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा। ई को हम क्या लिख सकते हैं? सर पी बराबर होता है ई बाई सी, और ई को आप लिख सकते हो एच एफ, तो एच एफ बाई सी लिख सकते हैं। यहां से पी बराबर, सुनो ना, एच एफ, एफ को क्या लिख सकते हैं? सी बाई लेमडा, तो एच सी बाई लेमडा, और सी पहले से था, ये कट गया, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन आपका आ गया एच बाई लेमडा। ये भी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, मोमेंटम ऑफ फोटोन को हम डायरेक्टली एच बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन को एच बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। अब मान लो कोई पार्टिकल है और उसका मोमेंटम स्पीड है सी, स्पीड उसका है, कोई पार्टिकल उसका स्पीड है सी, तो उसके मोमेंटम को क्या मास इंटू स्पीड लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, मोमेंटम मास इंटू स्पीड ही होता है ना? मोमेंटम मास इंटू स्पीड होता है। तो यहां पे पी को अगर मैं एमसी लिखे तो ऐसे समझो, एनर्जी बराबर होता है प्रियंका चोपड़ा, हाँ, तो पी बराबर क्या हो गया? ई बाई सी हो गया। हाँ सर, ई बाई सी। और पी को हम क्या लिख सकते हैं? एमसी, तो पी को हम एमसी और लिखेंगे, एमसी इज इक्वल टू ई बाई सी। ये सी नीचे चला जाएगा, तो एम बराबर ई बाई सी स्क्वायर। ये किसका मास है? मास ऑफ फोटोन। लेकिन मास ऑफ फोटोन तो सर आपने 0 पढ़ाया था। हाँ, तो ये मास ऑफ फोटोन कैसे आ गया? ये मोशन में होने की वजह से मूविंग मास है, और मूविंग मास और रेस्ट मास में फर्क होता है। मूविंग मास ऑफ फोटोन है, मूविंग मास ऑफ फोटोन इज नथिंग बट ई बाई सी स्क्वायर, जहां पे ई क्या है? एनर्जी, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन सीधा लिखो, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। सिंपल सी बात है, इसको कैसे करोगे? तो देखो, ई बराबर पी सी, तो पी बराबर आपका आ जाएगा ई बाई सी एस, सॉरी, ई बराबर पी सी, हाँ सर, पी को लिख सकते हैं एम सी इंटू सी, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर। तो एम बराबर ई बाई सी स्क्वायर, ये मूविंग मास ऑफ फोटोन ई बाई सी स्क्वायर, मूविंग मास ऑफ फोटोन ई बाई सी स्क्वायर, मूविंग मास ऑफ फोटोन ई बाई सी स्क्वायर। बोलो समझ में आया? मूविंग मास ऑफ फोटोन ई बाई सी स्क्वायर, मूविंग मास ऑफ फोटोन ई बाई सी स्क्वायर, मूविंग मास ऑफ फोटोन ई बाई सी स्क्वायर।
ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, मूविंग मास ऑफ फोटोन इज नथिंग बट ई बाई सी स्क्वायर। मूविंग मास ऑफ फोटोन इज नथिंग बट ई बाई सी स्क्वायर। क्लियर? चलिए, क्लियर है? चलिए अब इस पर एक सवाल करके दिखाइए मुझे, इस पर एक सवाल करके दिखाइए। ये सवाल आराम से करिएगा, कमेंट में रोक देता हूं, आराम से पढ़िएगा, इसको सॉल्व करिए। इफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई एंड नंबर ऑफ फोटोन एन देन फाइंड इफेक्टिव मूविंग मास ऑफ फोटोन। अभी अभी आपको कराया है, सोच समझ के अच्छे से बताइए। चलिए, इफेक्टिव मूविंग मास ऑफ फोटोन, चलिए फटाफट बताइए। चलिए, यहां पे आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा थर्ड, ई बाई एन सी स्क्वायर। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने थर्ड दिया होगा। हालांकि कुछ बच्चे स्कैम में फंस गए होंगे, आंसर दिए होंगे टू। अब इन बच्चों से रूबरू मैं तुरंत करूंगा, अभी देखते हैं रिजल्ट। 25% लोगों ने मात्र किया है सही, 25% लोगों ने किया है, और 33% लोग ये कह रहे हैं एन ई बाई सी स्क्वायर। बूंदू हो क्या बे? 33% लोग ये कह रहे हैं। छी ससुर, छी ससुर, सवाल ही नहीं पड़ा। अब मैं क्या बोलूं? फंस गए तुम हमारे स्कैम में, फंस गए तुम। लिख लेना इस सवाल के कोने में, भैया ये सवाल नहीं है, स्कैम है ये, कंसेप्ट का तर्का है ये। कंसेप्ट का तर्का है ये। आओ दिखाता हूं। इफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई, उसने रेडिएशन की एनर्जी ई दी है, तो तुमने यही ऐसे लिखा था ना, एनर्जी ऑफ लाइट बीम, बीम को कहते हैं रेडिएशन, इज इक्वल टू एन इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी ई है, तो एन फोटोन की वजह से एनर्जी क्या होगी? एन ई। तो एक रेडिएशन की एनर्जी तुमको ई दिया है, एक फोटोन की एनर्जी ई नहीं, रेडिएशन की एनर्जी है। तो रेडिएशन की एनर्जी ई बराबर एन इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आपका आ जाएगा ई बाई एन। और अब आप कह रहे हो, अब आप कह रहे हो कि मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन बटा सी स्क्वायर। अब एनर्जी ऑफ फोटोन को लिखोगे ई बाई एन सी स्क्वायर, ये आंसर आएगा, ई बाई एन सी स्क्वायर। अच्छे से इसको लिखिएगा स्कैम के साथ। कैसा लगा? रे भोकवा, एनी तो एनर्जी तब होगा ना जब एक फोटोन का एनर्जी ई दिया हुआ है, एक फोटोन का एनर्जी ई दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन है एन, तो एन इंटू ई लिखोगे तब रेडिएशन की एनर्जी आएगी। तुमको मास निकालने के लिए तो फोटोन की मास निकाल रहे हो, फोटोन का मास निकालने के लिए तो फोटोन का एनर्जी लिखोगे। ये क्या फंस गया भाई, बताओ? कैसा लगा? कैसा लगा? इस सवाल को बड़े अच्छे से लिखना, और यहाँ पे स्कैम के साथ मोहर के साथ लिखना। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पे आप ई बराबर पीसी लिख रहे हो, यहाँ पे ई क्या है सर? फोटोन की एनर्जी, पी है मोमेंटम और सी है, तो फोटोन की एनर्जी लिख रहे हो ना आप, फोटोन की मोमेंटम लिख रहे हो ना। चलिए, चलिए अब हम डिफाइन करते हैं पावर ऑफ लाइट बीम। पावर ऑफ लाइट बीम
बीम को हम रेडिएशन भी बोलते हैं। अब सिंपल सिंपल सी बात है, पावर मतलब क्या होता है सर? टोटल एनर्जी ऑफ लाइट, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग या क्रॉसिंग, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर सेकेंड, फॉलिंग पर सेकेंड कितनी एनर्जी आ रही है? तो एक फोटोन के लिए पावर डिफाइन नहीं होता। पावर इज नॉट डिफाइंड फॉर वन फोटोन, पावर इज नॉट डिफाइंड फॉर वन फोटोन। एक फोटोन के लिए कैसे पावर डिफाइन होगा यार? पावर रेडिएशन का डिफाइन होता है, पावर ऑफ अ बीम डिफाइन होता है। तो पावर को आप पी से लिखेंगे सर, मोमेंटम को भी पी से लिखा था, हाँ इसका ध्यान रखना। पावर को आप लिखेंगे पी से, पी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन फॉलिंग पर सेकेंड टी। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाई लेमडा इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। और एनर्जी ऑफ लाइट लिख रहे तो एन एच सी बाई लेमडा। एनर्जी ऑफ लाइट को क्या लिखेंगे? एन एच एफ। एनर्जी ऑफ लाइट को क्या लिखेंगे? एन एच एफ बाई टी, एफ को सी बाई लेमडा लिख सकते हो, तो एन एच सी बाई लेमडा इंटू टी। क्लियर है? अब यहां पे सवाल कैसा आएगा, जैसे मान लो तुमको पावर बता दे, एच पता है, सी पता है, लेमडा पता है, तो फोटोन पर सेकेंड पूछेगा, तो फोटोन पर सेकेंड कैसे निकाल सकते हो? फोटोन पर सेकेंड, बताओ फोटोन पर सेकेंड किसको बोलेंगे? एन बाई टी को। एन बाई टी कैसे डिफाइन हो जाएगा? एन बाई टी डिफाइन हो जाएगा पी लेमडा बटा एच सी, पी लेमडा बटा एच सी। ऐसे इस पर सवाल बनते हैं और ये मैं कराऊंगा, ये सवाल बनते हैं और ये मैं कराऊंगा। क्लियर है? क्लियर है? तो आपको ये समझ में आया कि पावर हम किसका डिफाइन करते हैं? रेडिएशन का। फोटोन का पावर डिफाइन नहीं होता। पावर बड़ा सिंपल सी कहानी होता है, पावर मतलब एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है? ये कौन से लोग हैं यार, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या चल रहा है यार? पीछे वाले लेक्चर में जाके कर लो ये सब काम। मजाक नहीं कर रहा हूं यार, माफ कर दो बेटा प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे। तुम कहीं और जाओ। ये कौन है? रूबीना, आई एम वैभव, शिवम गुप्ता, 11 टारगेट। साला 12 पढ़ना चुपचाप, इसलिए मुझे कुछ बोल देता हूं तो बुरा लग जाएगा। जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना। 11 टारगेट प्लीज। साले 11 तो खराब करके बैठे हो, 12 भी खराब करोगे अभी। मैं हाथ जोड़ रहा हूं यार, तुम कहीं और जाके पिछले लेक्चर में चले जाओ, वहां पे बातचीत करो। कैसे करते हैं ना? देखो इसको ब्लॉक दे, मैं पढ़ाऊं कि ब्लॉक करूं यार? ब्लॉक करने के लिए बोलता हूं, वो ब्लॉक इतना ढंग से कर नहीं पाते हैं। पता नहीं कौन देखता है, नहीं देखता है। हजारों बार बोल चुका हूं। क्या बोलूं और मैं? चलो इसको लिखो। मुझे पता है रोज क्या है, लेकिन यार इस पे टेम्परामेंट खराब होता है ना। पढ़ने का टेम्परामेंट ही इससे खराब होता है यार। इन गधों को ये भी नहीं पता कि माँ बाप उनको पढ़ने भेजे हैं, पैसा दिए हो यही चटियाने के लिए। जाओ ना इंस्टाग्राम पे बतियाओ, इंस्टाग्राम पे बतियाओ, कहीं और जाके ये काम करो। यहीं पे मिला है तुमको ये काम करने के लिए। साला मेरे से डर भी नहीं लगता, इतना डांटता हूं, इतना चिल्लाता हूं, तो भी तुम अलग दुनिया में लगे रहते। और पता है खुश हो रहे होंगे कि बढ़िया हमने परेशान। अरे भाई तुम जैसे लोग ही ना बेरोजगार और झाड़ू पोछा करते हैं बाद में चल के, तुम जैसे लोग ही। अभी उम्र है पढ़ने का, पढ़ लो। चलिए इंटेंसिटी क्या होगा बताइए? तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ही डिफाइन करते हैं हम लोग यहां पर। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होता है एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। जैसे इंटेंसिटी हमने वेव में भी डिफाइन किया था ना, वही इंटेंसिटी का डेफिनेशन वही हर जगह लगता है।
तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन, हाँ एनर्जी ऑफ रेडिएशन लिखो, पर फोटोन, एक फोटोन के लिए क्या इंटेंसिटी डिफाइन हो, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी, इज कॉल्ड इंटेंसिटी, इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, इंटेंसिटी एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आएगा, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही समझ नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज टोटल एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। समझ में आया क्या? अब यहां पर देखिएगा, आई बराबर एनर्जी ऑफ लाइट होता है एच एफ इन एच एफ बाई टी ए, यस और नो? हाँ सर, लाइट की हम एनर्जी लिख रहे हैं तो लाइट की एनर्जी होती है NHF बटा टी ए, एफ को सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, तो इंटेंसिटी आता है NHF को हम लिख सकते हैं सी बाई लेमडा इंटू टी इंटू ए। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। अब यहां पे दो स्टेटमेंट लिखता हूं, उसको ट्रू और फॉल्स में बताना। सबसे पहला स्टेटमेंट है इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, यस और नो? आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, तो बताइए इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ट्रू है या फॉल्स है? डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, याद करिए इंटेंसिटी में नंबर आता है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी आता है। कहां चल रहा है ये, बुझ जाओ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, यस और नो? पहला ऑप्शन है नो, दूसरा ऑप्शन है यस। ए और बी में आप करेक्ट जवाब दीजिएगा, यस और नो, है ना? ट्रू एंड फॉल्स, यस और नो, ठीक है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी? नहीं सर, नहीं है। क्या ये सही है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी? हाँ सर, ये सही है। चलिए, तुमको 45 सेकंड का समय देता हूं, इसको ट्रू और फॉल्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है? मैं कॉफी अपना लेके आता हूं, शानदार वाला। ला 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 ला। हाँ चलिए बताइए, शानदार वाला कॉफी लेके आऊं मैं, जल्दी बताइए क्या लग रहा है? बताइए क्या लग रहा है, बताइए खुद ही सोच के बताइए, क्या आपको लग रहा है, क्या सही क्या गलत? NSC बटा लेमडा टी है, बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, आपका सही जवाब है यस, बिल्कुल डिपेंड करता है। देखिए, अभी 54% लोग किस हिसाब से बोल सकते हैं कि ये पढ़े हैं केमिस्ट्री में कुछ, ये 54% लोग? हाँ भाई, डिपेंड करता है, सही है, ट्रू, ट्रू सही है। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, हाँ ये इंटेंसिटी है, हाँ सर इंटेंसिटी है। क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करे? हाँ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करे। देखिए, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हाँ, एच प्लैंक कांस्टेंट है, टी तुम्हारा टाइम है, ए एरिया है, आई को हम देखें ध्यान से तो इंटेंसिटी बराबर मेरा आ रहा है, इंटेंसिटी बराबर आ रहा है एन एच एफ बाई टी इंटू ए। तो इंटेंसिटी को हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन, यस? क्यों नहीं कह सकते? मतलब तुम किस मुंह से बोलोगे कि तुम थोड़ा पढ़े लिखे हो? किस मुंह से बोलोगे? बता, किस मुंह से बोलोगे? क्यों डिपेंड नहीं करेगा इंटेंसिटी? अच्छा एक बात बता, इंटेंसिटी क्या है? तो टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो टोटल एनर्जी कितना गिर रहा है वो लाइट की एनर्जी होगी, और लाइट की एनर्जी कितनी होगी? जितनी फोटोन की एनर्जी होगी। तो एन इंटू फोटोन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी आ तो रहा है उस पर। बता। अच्छा एक बात बता, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, बता, ये बता, यस और नो? तो अब बिग नो। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी ज्यादा गिरेगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ये तो सही बात है। लेकिन फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, नो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती।
वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी है ना कि कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी। अच्छा, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटोन। क्या इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन पे भी डिपेंड करता है? यस, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन पे भी डिपेंड करता है। सही बात, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन पे भी डिपेंड करता है। अब यहां पर आपको नंबर ऑफ फोटोन से पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बताओ, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड एन बाई टी हो जाएगा। तो एन बाई टी कैसे निकाल सकते हो? एन बाई टी निकाल सकते हो इंटेंसिटी इंटू एरिया बटा एच एफ, ऐसे निकाल सकते हो। ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब असली गेम तुमको समझाता हूं इंटेंसिटी का, क्योंकि इंटेंसिटी का गेम जितना अच्छे तरीके से आप समझोगे, इंटेंसिटी का गेम जितना अच्छे तरीके से आप समझोगे, उतना अच्छे तरीके से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सवाल कर पाओगे। मेन गेम ही इंटेंसिटी का है, मेन गेम ही बेटा किसका है? इंटेंसिटी का है। समझना बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। मान लो एक सोर्स है, अच्छे समझना, एक सोर्स है, उस पर से 3 फोटोन निकल रहे हैं, 3 फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी एफ इज इमिटिंग, 3 फोटोन, एक फोटोन, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी सर? एच एफ। एक और फोटोन है, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एच एफ। एक और फोटोन है, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एच एफ। अब मैं तुमसे बोलूं बेटा, एक्चुअल में जो कंसेप्ट मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, पूरी दुनिया इस पे कंफ्यूज है, पूरी दुनिया, मास्टर तक इस पे कंफ्यूज होते हैं, तो अच्छे सुनना, बहुत मजा आएगा। तो मैं मान लो कि 3 फोटोन एफ फ्रीक्वेंसी का निकल रहा है, तो टोटल एनर्जी इस पे कितनी होगी? टोटल एनर्जी कितनी होगी सर? 3hf। अब अच्छा, इंटेंसिटी कितनी होगी सर? टोटल एनर्जी 3hf बाई 80, ये इंटेंसिटी होगी। बोलो यस और नो? हाँ सर। अब मैं बोलूं कि इसी सोर्स में मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करता हूं, फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, बिकम्स डबल, एन कीपिंग कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी डबल होने का क्या मतलब है सर? फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब है कि इस पर अभी भी 3 ही फोटोन निकलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डबल करते तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2f हो जाएगी, सबकी फ्रीक्वेंसी 2f हो जाएगी, तो हर की एनर्जी हो जाएगी 2hf, हर फोटोन की एनर्जी हो जाएगी 2hf, हर फोटोन की एनर्जी हो जाएगी 2hf। तो टोटल एनर्जी में इससे पूछूं कितना निकल रहा है, तो 6hf हो जाएगा। इंटेंसिटी में इससे पूछूं कितना निकल रहा है, 6hf बाई 80 हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि इंटेंसिटी 6 गुना बढ़ गया। एक मिनट, 2 2 4 2 6, और पहले था 3, सॉरी, डबल हो गया इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डबल हो गया, इंटेंसिटी डबल हो गया। हाँ सर, इंटेंसिटी डबल हो गया। अब मैं यहां से तुम्हें पूछूं कि इफ फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स बिकम्स डबल, एन बिकम्स डबल, एम बिकम्स डबल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि यहां से सेम ही फ्रीक्वेंसी के जैसे पहले 3 फोटोन निकल रहे थे, अब 6 निकलेंगे, और हर फोटोन की एनर्जी हो जाएगी एच एफ, एच एफ, एच एफ, एच एफ, एच एफ, एच एफ। तो टोटल एनर्जी यहां से कितनी निकलेगी सर? 6hf। इंटेंसिटी कितना हो जाएगा सर? 6hf बाई 80। क्या इंटेंसिटी 6 ऑफ इनिशियल होगा तो डबल हो गया इंटेंसिटी पहले के कंपेयर में। इनिशियल ये था, इनिशियल ये था, इनिशियल ये था। अब यहां पे मैं देखूं कि एन बिकम्स डबल और फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, क्या यहां पर 6 फोटोन निकलेंगे? क्या यहां पर 6 फोटोन निकलेंगे? हर फोटोन की टोटल एनर्जी कितनी होगी सर? 2hf, 2hf, क्योंकि मैंने बोला फ्रीक्वेंसी डबल हुआ है और नंबर ऑफ फोटोन भी डबल हुआ है। तो टोटल एनर्जी इससे कितनी निकल रही है सोचो। तो टोटल एनर्जी इससे निकलेगी 1 2 3 4 5 6 12hf। अब इंटेंसिटी अगर मैं बोलूं तो 12hf बाई 80, मतलब पहले 3 के कंपेयर में 4 गुना इंटेंसिटी बढ़ गया, 4 टाइम्स इंटेंसिटी हो गया। हाँ सर, 4 टाइम्स इंटेंसिटी हो गया। तो क्या तुमको समझ में आ रहा है कि बेसिकली इंटेंसिटी किन बातों पे डिपेंड करती है सर? नंबर ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? समझ में आया क्या? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करता है। यहां पे फ्रीक्वेंसी सेम है, नंबर ऑफ फोटोन डबल हुआ, तो नंबर ऑफ फोटोन डबल हुआ तो एक एक फोटोन सेम ही एनर्जी का निकल रहा था, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन डबल होगा इसलिए इंटेंसिटी डबल होगा।
क्या ये बातें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आई? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल हुआ है लेकिन नंबर ऑफ फोटोन सेम है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फोटोन दोनों डबल हुआ है तो इंटेंसिटी 4 गुना हुआ है। अब एक सवाल मैं आपको कराता हूं जो एससी वर्मा का है, जिसमें हमेशा आधे लोग गलत जवाब देते हैं और आधे लोग सही जवाब देते हैं। क्या? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये दोनों सवाल। ये बताओ, इफ इंटेंसिटी बिकम्स डबल देन नंबर ऑफ फोटोन विल बी। ये बताओ, ये बताओ, अब सोच के जवाब, फिर मैं तुमको समझाऊंगा। पहला ऑप्शन सेम, दूसरा ऑप्शन डबल, तीसरा ऑप्शन हाफ, चौथा ऑप्शन सेम 4 टाइम्स। 4 टाइम्स सोच के जवाब दो। पोल तुम्हारा क्रिएट कर रहा हूं, बताओ अच्छे से सोच के जवाब। बताओ, या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? चेक कर लेना यार, कहीं 6 की जगह पे 2 की जगह पे सिर्फ एचएफ लिख दिया होगा, तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट तो समझ में आया। बताओ क्या है? इंटेंसिटी बिकम्स डबल द नंबर ऑफ फोटोन विल बी सेम, डबल, हाफ, 4 टाइम्स। अच्छा, 4 टाइम की जगह पे मैं कांट से लिख देता हूं, फिर तो सेफ दोबारा पोल कराना पड़ेगा, दोबारा पोल कराना पड़ेगा। चलो रोक देते हैं, मैं ऐसे ही हाफ सी आंसर देता हूं, ऐसे ही सिंपल। 47% बोला सेम, 9% 3%। फिर से मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अच्छे से सोच के। चलिए, तो देखिए, इंटेंसिटी बिकम्स डबल द नंबर ऑफ फोटोन विल बिकम्स डबल। दी आंसर, दी आंसर। तो जितने लोग यहां पे जवाब दे रहे थे सेम, गलत है, और कुछ 47% लोगों ने जवाब दिया है कैन नॉट से, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। तुमको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सर आप गलत पढ़ाने आते हो क्या? सही सही बातें पढ़ा दिया करो ना यार सर जी, दिमाग ही खराब हो जाता है मेरा। तुमको ऐसा नहीं लगता? बताओ। अच्छा, कई लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस रहा होगा, अरे सर ये फोटोन उटोन वाला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं सर, एकदम पीएचडी है अपना, पूछो का पूछोगे। अरे भाई वाह, ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि वही फंसेगा। ऐसा पढ़ाऊंगा ना वही फंसेगा, समझ गया? ऐसा पढ़ाऊंगा वही फंसेगा। सब कैसे? अब सुन बताता हूं। एक्चुअल में तेरा आंसर 23% लोगों ने सही दिया है। क्यों? ये मास्टर बॉक्स लिख दिया मैं। एक बात बताओ, पहले तुमसे पूछ लेता हूं, क्या किसी एक सोर्स से लाइट मान लो निकल के आ रहा है, अगर मैं सोर्स सेम रखूं तो क्या फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट सेम रह जाएगा? क्या एक सोर्स से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल सकती है? नहीं, एक सोर्स से एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो सोर्स ही चेंज करना पड़ेगा। तो जब मैं यहां पे कह रहा था ना, अब यहां पे थोड़ा समझना, मैं यहां कह रहा था ना कि फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, तो एक्चुअल में मैंने सोर्स ही चेंज किया होगा, वही सोर्स नहीं रहा होगा। फ्रीक्वेंसी किसी मतलब किसी लाइट का मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होता है जब सोर्स चेंज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स। सेम सोर्स रखते हुए अलग फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। अब यहां पे होता क्या है कि जैसे मैंने बोला
इंटेंसिटी बिकम्स डबल देन नंबर ऑफ फोटोन विल बी। तो एक्चुअल में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं कि अगर मैं सोर्स को फिक्स कर दूं या फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दूं तो इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन ही हो गया। कैसे? अब देखो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था सर? NHC बाई लेमडा TA, यही फॉर्मूला था, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला था। सुनना अच्छे से, हाँ सर ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला था। अगर मैं बोलूं, सॉरी लेमडा हटा के ऊपर मैं F लिखता हूं अभी, NHF बाई AT, ठीक है भाई, NHF बाई AT। अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट और सोर्स इज सेम, दोनों एक ही बात है कि अलग बात है? जल्दी बता। सोर्स रिमेन सेम, ये दोनों अलग बात है कि एक ही बात है? फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होता है जब मैंने पूरा का पूरा सोर्स ही रिप्लेस किया होगा। अगर लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब सोर्स सेम है, एक सोर्स से दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी नहीं निकल सकती। तो समझ गया? नहीं निकल सकती। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बोलूं या सोर्स सेम बोलूं, एक ही बात। हाँ सर। अगर मैं दोनों में से कुछ ना बोलूं तो भाई जो लाइट आ रही है तुम ना फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हो ना सोर्स के बारे में बता रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बन जाएगी। और अगर इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मान लिया, H पहले से कांस्टेंट है, एरिया तो एक्सटर्नल फैक्टर है, टाइम तो एक्सटर्नल फैक्टर है, तो क्या इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटोन? और एक्चुअल में इंटेंसिटी का दूसरा नाम है फोटोन डेंसिटी, फोटोन की काउंटिंग। मॉडर्न फिजिक्स में हम इंटेंसिटी को जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं कि ये एक्चुअल में इंटेंसिटी इज अ काउंटिंग ऑफ फोटोन, काउंटिंग ऑफ फोटोन। ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन के नंबर पे डिपेंड करती है। तो मुझे इंटेंसिटी डबल करना तो नंबर ऑफ फोटोन डबल करना पड़ेगा, इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। देखो यहां पे बाकी सब टर्म्स कांस्टेंट है क्योंकि H प्लैंक कांस्टेंट हो गया। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी तो F कांस्टेंट है, A और T कांस्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। नंबर चेंज करूंगा तो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा। हां, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी सही है जब गिवन सोर्स के लिए एक ही सोर्स हो उसके लिए, नहीं तो सोर्स चेंज कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। तो एक्चुअल में इंटेंसिटी डिपेंड करती है दो बातों पे, नंबर और फ्रीक्वेंसी पे। यह सही डेफिनेशन है कि एक्चुअल में इंटेंसिटी डिपेंड करती है दो बातों पे, नंबर और फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन अगर आपने सोर्स ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दी, तो फ्रीक्वेंसी एक सोर्स के लिए एक गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी अब चेंज हो नहीं सकता, फ्रीक्वेंसी चेंज हो नहीं सकता तो वेरिएबल बचा सिर्फ नंबर, मतलब इंटेंसिटी इज अ नंबर ऑफ फोटोन। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसीलिए मैंने यहां पर एम स्टार लिखा है कि इफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन देन एज्यूम इट्स कांस्टेंट। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बोला है कुछ भी, तो हम मान रहे होंगे कि जो लाइट आ रही है वो किसी एक ही सोर्स से आ रही होगी और उस सोर्स से लाइट आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मानेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया तो इंटेंसिटी इज नंबर, नंबर इज इंटेंसिटी। हेंस बिकॉज इन क्वेश्चन दे कंसीडर्ड सेम सोर्स, और सेम सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। अब कह रहा है इंटेंसिटी बिकम्स डबल देन नंबर ऑफ फोटोन विल बी, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। तो अगर इंटेंसिटी डबल किया तो नंबर ऑफ फोटोन डबल हुई होगी, नंबर ऑफ फोटोन डबल किया तो इंटेंसिटी डबल हुई होगी। नंबर ऑफ फोटोन आधा, इंटेंसिटी आधा, इंटेंसिटी आधा, नंबर ऑफ फोटोन आधा, दोनों प्रोपोर्शनल है। तो इधर यहां सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा डबल, क्योंकि इंटेंसिटी डबल तो नंबर ऑफ फोटोन डबल। अब बता, कंसेप्ट को पूरा नचा दिया कि नहीं? कंसेप्ट को पूरा नचा दिया कि नहीं? बताओ सर, इतना डीप में तुमने पढ़ा था कभी? अगर पढ़ा भी होगा कभी तो। और अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली ये पढ़ाता कि इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटोन, तो तू मानता ही नहीं कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये जनरल बात है, लेकिन सोर्स को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं, सोर्स सेम रख दूं, तो इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन की काउंटिंग है। तो इंटेंसिटी एक्चुअल में नंबर ऑफ फोटोन की काउंटिंग है फॉर अ सोर्स, फॉर अ गिवन सोर्स, फॉर अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ओनली। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सही है कि अगर मैं सोर्स ही चेंज कर दूं तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करेगा। तो अलग अलग सोर्स की बात करोगे तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और सोर्स दोनों पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर तुम एक ही सोर्स की बात कर रहे हो, एक ही सोर्स की बात कर रहे हो, सोर्स तुम्हें कांस्टेंट रख दी, तो इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन होता है। और इतने अच्छे से कहीं किसी किताब में आज तक नहीं लिखा हुआ है जितना अच्छे से मैंने तुमको समझा दिया। अब क्वेश्चन करोगे तो इसी अप्रोच से करोगे। मान लो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लो, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन होगा। मान लो फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना सोर्स के बारे में लिखा, ना फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा, कुछ लिख ही नहीं रहा, सवाल सीधा सवाल दे दिया, तो भी तुम यही मानोगे। सर ये कैसे? फ्रीक्वेंसी के बारे में तो कुछ गिवन ही नहीं है। जब कुछ गिवन नहीं होता तो कांस्टेंट लेते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज किया तभी सिर्फ चेंज मानोगे। अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं एम स्टार बॉक्स एक और बना के,
एम स्टार बॉक्स एक और बना के, इफ फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल, इफ फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल, तब तुम लोगे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन इन फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, तो लोगे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन, ऐसे लोगे। इफ फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल, तो तीन तरह की सवाल हो गए, तीन तरह के सवाल हो गए। एक सवाल तो ये हो गए, सॉरी फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, तब तो नंबर ऑफ फोटोन होगा। तीन तरह के सवाल हो गए। एक में तुमको फ्रीक्वेंसी वेरिएबल दिया हुआ है, अगर फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। अगर तुमको फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट ही मानोगे। अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानोगे। बताओ मजा आया? बताओ मजा आया? तो सवाल तीन तरह का लिखा जा सकता है कि या तो बोला फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करेगा। या तो बोला फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो ये आ जाएगा, और कुछ नहीं दिया तो भी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट ही मानेंगे। बाय डिफॉल्ट हम कांस्टेंट ही मान लेंगे, उसमें कंफ्यूजन नहीं कि फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी हो जाएगा, नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बोला, सोर्स के बारे में नहीं बोला, हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानेंगे, और इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन होता है। तो एक्चुअल में इंटेंसिटी इज नथिंग बट अ फोटोन फ्लक्स, काउंटिंग ऑफ फोटोन फ्लक्स। हाँ, काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, काउंटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंटेंसिटी इज अ फोटोन फ्लक्स, इंटेंसिटी इज अ फोटोन फ्लक्स, इंटेंसिटी इज फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स मतलब काउंटिंग ऑफ फोटोन, काउंटिंग ऑफ फोटोन। जितनी ज्यादा फोटोन होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। I बराबर एन एच एफ बाई ए टी, और ये सब कांस्टेंट होता है एक सोर्स के लिए, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। बोलो मजा आया कि सच में कि नहीं? टेस्ट के लिए पढ़ना है, कंटिन्यू कीजिए, मजा आ रहा है। हाँ मजा तो आ रहा है, लेकिन टेस्ट के लिए भी पढ़ लो बेटा, ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा। हाँ कंसेप्ट सारे तगड़े थे कि नहीं थे ये जरूर बताइएगा, ठीक है? कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, मतलब चीजें फील आ जाए। अब एक ही दिन में सब कुछ नहीं पढ़ना है, ऑफकोर्स कल टेस्ट है, कल के लिए पढ़ लीजिए। मजा आ रहा है मुझे पता है, अगली क्लास में इतना इससे ज्यादा मजा है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, डी ब्रॉगली पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा मजा है, ठीक है? घबराना नहीं है, पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ठीक है? आप आए, पढ़ाई किए, जितना पढ़ाया उतना याद रखिएगा। अच्छा, ईएम वेव में से उसका रिवीजन कर लीजिएगा, ईएम वेव चैप्टर से रेडिएशन प्रेशर का रिवीजन कर लीजिए, रेडिएशन प्रेशर का रिवीजन कर लीजिएगा। रेडिएशन प्रेशर आपको याद है, पी प्रेशर आपको पढ़ाया था 2I/C कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, याद है? और प्रेशर I/C कंप्लीट एब्जॉर्बिंग के लिए, क्योंकि डीपीपी में इससे सवाल आएंगे, ठीक है? कई लोग कह रहे थे सर वेव में डीपीपी आपने कम दिया, मैंने कम नहीं दिया बेटा, मैंने डीपीपी भरपूर दिया है ना, असाइन किया था डीपीपी, लेकिन आपको मिला नहीं क्योंकि छुट्टी थी। आपको जो लेक्चर डलवाया था ना मैंने सटर कल, वो एक्चुअल 2 दिन पहले का लेक्चर रिकॉर्डेड था, वो आपको जा नहीं पाया क्योंकि लोग छुट्टी पर थे। 1 दिन पहले का, सॉरी 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले का। मैं 1 दिन पहले ही डलवाना चाह रहा था, लेकिन लोग छुट्टी पर थे, बहुत कोशिश किया, एक आदमी अवेलेबल हुआ था, लेकिन वो रात ही में अवेलेबल हुआ, तब तक मैं यकीन का लेक्चर भेज दिया था, आपके टाइम पे वो अवेलेबल नहीं हुआ, इसलिए कल गया लेक्चर। आप में से आप सोच सकते हैं कि सर 1 दिन पहले भी आप दे देते तो अच्छा रहता, मैंने 1 दिन पहले रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं आपको वो दे नहीं पाया, इसलिए कल देना पड़ा मुझे, ठीक है? तो मैंने डीपीपी दिए लेकिन आपको मिला नहीं क्योंकि लोग छुट्टी पर हैं, जो अपलोड करते हैं, जो चीज़ें देते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।